27 दिसंबर 1999 दोपहर के 3 बजे कंधार, अफगानिस्तान। तालिबान का इलाका, उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जमीन। एक छोटा सा इंडियन गवर्नमेंट का प्लेन उतरा, दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरे। साधारण कपड़े, कोई सुरक्षा नहीं। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके थे, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन, AK-47, और उनके पीछे वो प्लेन खड़ा था जिसमें 176 जिंदगियां 3 दिनों से बंद थीं। उनका नाम था अजीत डोभाल, इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर, जो अकेले उस जमीन पर उतरे थे जहां इंडिया का कोई दोस्त नहीं था। उनका एक ही मकसद था, उस प्लेन में बंद 176 लोगों को जिंदा वापस इंडिया लाना। लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो उस वक्त किसी को नहीं पता थी। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की रात, काठमांडू से दिल्ली इंडियन एयरलाइंस IC-814, 176 लोग, एक आम सी फ्लाइट। शाम के 5:30 बजे प्लेन उड़ा और 35 मिनट तक सब ठीक रहा। फिर 5 लोग उठे, चेहरे ढके हुए, हाथों में नाइफ और ग्रेनेड। एक पैसेंजर ने हाईजैकर का हाथ पकड़ लिया। उनका नाम था रूपन कटियाल, जो अभी अभी अपने हनीमून से लौट रहे थे। उन्हें वहीं चाकू मार दिया गया। केबिन में चीखें थीं और 176 लोग समझ चुके थे कि ये फ्लाइट दिल्ली नहीं जाएगी। पायलट ने दिल्ली को कॉल किया, मेडे मेडे, IC-814 हाईजैक्ड। प्लेन मुड़ा और अमृतसर आया। यहाँ प्लेन रोका जा सकता था, कमांडोज तैयार थे, रनवे ब्लॉक हो सकता था, लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। और 40 मिनट जमीन पर खड़े रहने के बाद वो प्लेन इंडिया की नाक के नीचे से निकल गया। वो मौका दोबारा नहीं आया। प्लेन अमृतसर से लाहौर गया, पाकिस्तान ने फ्यूल देने से मना कर दिया। फिर दुबई, फिर मस्कट, हर जगह प्लेन को उतरने दिया गया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार 27 दिसंबर को प्लेन कंधार पहुंचा, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में। उन 4 दिनों में प्लेन के अंदर का माहौल बदल रहा था। पहले दिन डर था, दूसरे दिन थकान, तीसरे दिन एक अजीब सी खामोशी। 176 लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस बैठे थे, जैसे अंदर से टूट जाने के बाद इंसान बैठ जाता है। हाईजैकर्स ने खाना दिया, कभी कभी पानी दिया, और हर कुछ घंटों में एक धमकी कि अगर डिमांड्स नहीं मानी गई तो प्लेन उड़ा देंगे। और यहाँ आकर इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हुई। तालिबान इस हाईजैकिंग में इंडिया की कोई मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन हाईजैकर्स को रोकना भी नहीं चाहता था। तालिबान के लिए ये एक पॉलिटिकल गेम था और 176 इंडियन पैसेंजर्स उस गेम के मोहरे थे। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट रूम में बैठे अधिकारी एक एक ऑप्शन देख रहे थे और हर ऑप्शन बंद हो रहा था। कमांडोज भेजो, तालिबान रोक देगा। प्लेन उड़ा दो, 176 लोग मर जाएंगे। कुछ मत करो, हाईजैकर्स और अग्रेसिव हो जाएंगे। उस रात दिल्ली में एक फैसला हुआ, नेगोशिएट करो। दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, एक बंद कमरे में बैठे थे। सामने थी 176 फैमिलीज की लिस्ट, नाम, उम्र, घर के पते। बाहर मीडिया था, बाहर फैमिलीज थीं जो हर घंटे अपने किसी को वापस मांग रही थी। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक, टेररिस्ट्स की डिमांड्स मान लो, अपने लोगों को वापस लाओ, लेकिन दुनिया को ये मैसेज दो कि इंडिया को ब्लैकमेल किया जा सकता है। दूसरा, डिमांड्स मत मानो, अपने लोगों को खतरे में छोड़ो और उस खतरे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाओ। अटल जी ने उस रात जो महसूस किया होगा, वो किसी भी इंसान के लिए सबसे भारी बोझ था। एक तरफ राष्ट्र का सम्मान था, दूसरी तरफ 176 जिंदगियां। उन दिनों अटल जी की उम्र 75 साल थी। एक बीमार शरीर, घुटनों का दर्द, और अब ये बोझ। रात को जब बाकी सब चले जाते तो वो अकेले उस लिस्ट को देखते रहते। 176 नाम। उनके पास ताकत थी, लेकिन रास्ता नहीं था, और यही एक नेता के लिए सबसे बड़ी बेबसी होती है। 27 दिसंबर 1999 डोभाल कंधार पहुंचे। तालिबान के अधिकारियों ने उनकी टीम को एक छोटी सी जगह दी, एक कमरा, एक वायरलेस सेट और बाहर तालिबान के लड़ाके। नेगोशिएशन शुरू हुई, लेकिन ये कोई नॉर्मल नेगोशिएशन नहीं थी। हाईजैकर्स की तरफ से डिमांड्स आईं, $200 मिलियन कैश और 36 टेररिस्ट्स की रिहाई। उनमें से एक नाम था जो बार बार आ रहा था, मसूद अजहर। डोभाल ने वायरलेस पर हाईजैकर्स से बात की, शांत आवाज में, बिना किसी पैनिक के।
उनका काम था डिमांड्स को कम करना, एक एक करके। नेगोशिएशन का असली खेल ये नहीं था कि डिमांड्स कम करवाओ, असली खेल था हाईजैकर्स को ये एहसास दिलाना कि उनके पास वक्त है, जबकि वक्त असल में खत्म हो रहा था। डोभाल हर बातचीत को लंबा खींचते, एक डिमांड पर घंटों बहस करते। जब हाईजैकर्स थकते तो एक छोटी सी रियायत देते, और जब वो रियायत से खुश होते तो अगली डिमांड पर फिर घंटों। ये दिमाग का खेल था और डोभाल इसमें माहिर थे। लेकिन एक चीज थी जो डोभाल कंट्रोल नहीं कर सकते थे, दिल्ली का प्रेशर। हर रात दिल्ली से एक कॉल आती, कितना हुआ, कब होगा, फैमिली सड़कों पर है, मीडिया चिल्ला रहा है। और हाईजैकर्स ये सब जानते थे। आईएसआई उन्हें मिनट टू मिनट इंडियन मीडिया की अपडेट्स दे रहा था, कौन सा चैनल क्या कह रहा है, दिल्ली में कितना प्रेशर है, फैमिलीज क्या मांग रही हैं। हाईजैकर्स नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर डोभाल को इंडिया का प्रेशर दिखा रहे थे। जब डोभाल नेगोशिएशन टेबल पर बैठते तो सामने वाले को पता था कि इंडिया कितना टूटा हुआ है। 7 दिन डोभाल हर सुबह उठते, वायरलेस पर बात करते, डिमांड्स कम करवाते और रात को एक रिपोर्ट दिल्ली भेजते। $200 मिलियन की डिमांड हट गई। 36 टेररिस्ट्स की लिस्ट 36 से घटकर 20 पर आई, 20 से 10 पर आई, लेकिन एक नाम नहीं हटा, मसूद अजहर। उन दिनों डोभाल के चारों तरफ तालिबान के लड़ाके थे। कोई बैकअप नहीं, कोई कमांडो नहीं, कोई सेफ एग्जिट नहीं। अगर हाईजैकर्स ने कुछ कर दिया तो उनकी टीम के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। और दिल्ली में अटल जी पर प्रेशर हर दिन पड़ रहा था। 31 दिसंबर आ रही थी, हाईजैकर्स ने डेडलाइन दे दी थी, उसके बाद वो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। 176 फैमिलीज टेलीविजन के सामने बैठी थीं, हर ब्रेकिंग न्यूज पर कांपती हुई। उन फैमिलीज में एक थी रूपन कटियाल की नवविवाहित पत्नी, जो नहीं जानती थी कि उनके पति प्लेन में जिंदा है या नहीं। वो हर रात टीवी के सामने बैठती थीं, हर ब्रेकिंग न्यूज पर उठती थीं और हर बार स्क्रीन पर कांधार का नाम देखकर दिल थाम लेती थीं। उनके पति उस प्लेन में चाकू खाकर भी जिंदा थे, लेकिन ये बात उन्हें कोई नहीं बता सकता था। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, ऐसी 176 कहानियां थीं। 176 घर, 176 परिवार, सब एक साथ टूट रहे थे। 31 दिसंबर 1999 अटल जी ने अपनी कैबिनेट बुलाई। सामने 3 नाम थे, मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। 3 टेररिस्ट्स जिन्हें छोड़ने की मांग थी। कैबिनेट जानती थी कि ये तीनों कितने खतरनाक थे, इन्हें छोड़ना एक बड़ी गलती होगी। लेकिन कैबिनेट ये भी जानती थी कि 176 लोग उस प्लेन में थे। अटल जी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो 3 टेररिस्ट्स रिहा किए जाएंगे। उस रात जो फैसला हुआ वो इंडिया के लिए सबसे भारी फैसलों में से एक था। डोभाल को जब ये बताया गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी चुप्पी थी। उस रात के फैसले का बोझ शायद सबसे ज्यादा एक ही इंसान ने उठाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था, इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल जरूर है। 1 जनवरी 2000 3 टेररिस्ट्स को एक प्लेन में बिठाकर कंधार भेजा गया और 176 पैसेंजर्स आजाद हो गए। लेकिन उस दिन जो आदमी कंधार की जमीन पर उतरा, उसका नाम था मसूद अजहर, जो एक ट्रेन्ड टेररिस्ट था जिसे इंडिया ने 1994 में पकड़ा था और जो 5 साल जेल में रहने के बाद उस एक हाईजैकिंग की वजह से आजाद हो गया था। मसूद अजहर के आजाद होने के 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद बन गई और फिर दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट पर हमला, जैश ए मोहम्मद। 2016 उरी अटैक, 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद, जैश ए मोहम्मद। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, सीआरपीएफ की बस पर सुसाइड अटैक, 40 जवान शहीद, जैश ए मोहम्मद। वो एक रात, वो एक फैसला, वो एक नाम, उसकी कीमत इंडिया ने अगले 20 साल तक चुकाई। 1 जनवरी 2000 कंधार, 176 लोग प्लेन से उतरे, थके हुए, डरे हुए, टूटे हुए, और वो उस प्लेन के अंदर गए। उन्होंने 176 लोगों को देखा जो 7 दिनों से उस कैबिन में बंद थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहाँ पर थे, कि आप लोग आज़ाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का ज़रूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे।
वो खामोशी सिर्फ डर की नहीं थी, वो उस थकान की खामोशी थी जो इंसान को तब होती है जब वो 7 दिन तक ये नहीं जानता कि वो घर लौटेगा या नहीं। और वो जो 7 दिन तालिबान की जमीन पर अकेले खड़े रहे, उन्होंने उस खामोशी को समझा। शायद इसीलिए वो कुछ नहीं बोले। ये खामोशी सिर्फ उन 176 लोगों की नहीं थी, ये उस पूरे वक्त की खामोशी थी जब इंडिया के पास ताकत थी लेकिन रास्ता नहीं था। जब एक आदमी अकेले तालिबान की जमीन पर खड़ा था और उसके पीछे पूरा देश बेबस था। सोचिए, अगर वो प्लेन अमृतसर में रुक जाता तो मसूद अजहर कभी आजाद नहीं होता, पुलवामा नहीं होता, वो 40 जवान घर लौटते। एक ऑर्डर, एक मौका, एक रात, इतिहास बदल सकता।